हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का। जैसे कि हमने ऑर्डर 6 में देखा प्लीडिंग्स क्या होती हैं। जनरली प्लीडिंग्स जो हैं उनमें रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल एज प्लेंट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। प्लीडिंग्स का हमारा है ऑर्डर 6 एंड प्लेंट का हमारा है ऑर्डर 7। अगर आपने हमारी ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको एक आइकन शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रूल 1 बात करता है कि डिफेंडेंट ने जो है 30 दिनों में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब वो 30 दिन काउंट कब से होंगे? जब उसको डिलीवरी ऑफ द समन्स की जाएंगी अंडर ऑर्डर 5। ठीक है, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया, एक एक्सेप्शन की हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि विद इन द 90 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द समन्स। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जब 30 दिनों में डिफेंडेंट नहीं आ रहा या फिर रिटर्न स्टेटमेंट उसने नहीं फाइल की तो कोर्ट रीजंस को रिकॉर्ड करके उसे 90 दिन भी दे सकता है। और 90 दिन कब से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द समन्स। अब बात करते हैं कि क्या ये पीरियड 90 दिन से आगे भी बढ़ सकता है कि नहीं। इसका आंसर किया गया है कैलाश वर्सेस ननकू 2005 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो कोर्ट ने बहुत सारी ग्राउंड्स बताई जब ये पीरियड आगे बढ़ सकता है। जैसे कि जब सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, व्हेन विद ड्यू डिलिजेंस नॉट फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, एंड कोर्ट ने क्या करना है? ऑर्डर एज टू कोस्ट। और ये सब के लिए एफिडेविट चाहिए, डिफेंडेंट एफिडेविट फाइल करे इन दोनों रीजंस के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोविड-19 के चलते दौरान अगर किसी पर्सन ने 90 डेज के लिए भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है आफ्टर दैट पीरियड, मतलब अगर वो पर्सन बीमार हो गया है, किसी भी कारण विवश नहीं आ सकता कोर्ट में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी नहीं ज्वाइन कर सकता, तो कोर्ट उसे 90 डेज का पीरियड उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकती है। सो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस कंसेप्ट की क्लैरिटी करनी है अच्छी तरह से तो आपको यही समझना होगा कि हम इस ऑर्डर में डिफेंडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे बात करते हैं रूल 1A की। तो ये जनरली वही बात करता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द रिटर्न स्टेटमेंट जो हमने देखे थे ऑर्डर 7 रूल 14 में। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख भी सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट हैं वो पोजेशन में है डिफेंडेंट की, उसे वो लिस्ट ऑफ द एविडेंस में इंक्लूड कर सकता है और उसकी कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में अनेक्स भी कर सकता है। अगर वो उसकी पोजेशन में नहीं है तो वो ये बताए कि वो किसकी पोजेशन में है। अगर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होने चाहिए पर नहीं प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में किसी भी कारण विवश, तो उसके लिए लीव ऑफ द कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज एक डिफरेंस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑर्डर 7 रूल 14 में और ऑर्डर 8 रूल 1A में, कि वहाँ पर जो था ऑर्डर 7 में प्लेंट में जो था नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू रिफ्रेश मेमोरी, सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म कर दी गई थी प्लेंट में। पर जो रिटर्न स्टेटमेंट में है वहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड किया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द PW। ठीक है, ये आपको डिफरेंस आई होप पता चल गया होगा कि हम रिटर्न स्टेटमेंट के जो डॉक्यूमेंट होंगे मतलब कि उसके लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द PW। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट में जो हमने फैक्ट्स हैं स्पेसिफिकली प्लीडेड रिटर्न स्टेटमेंट में, अब हम इस टाइम पे डिफेंडेंट है रूल 2 की बात करने जा रहे हैं। आपने कौन कौन से फैक्ट्स को प्लीड करना है, लिखना है, मतलब कौन कौन से फैक्ट्स पे आपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखने हैं। पहला कि ये तो सूट मेंटेनेबल नहीं है, आप पे केस फाइल हुआ है, आप कहेंगे कि हम पे जो केस फाइल हुआ है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है, मतलब कि मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा, जो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का केस हो तो आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वॉइड है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अगर कोई भी केस हो, या फिर वॉइडेबल है,
या फिर वो सारी डिफेंस आपने उठानी है जो आपके केस के सपोर्ट में हो, आपके केस के फेवर में हो। ठीक है, अब इस रूल में ये भी डिस्कस किया गया है अगर वो डिफेंस आपने नहीं उठाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो इट वुड लाइकली टू सरप्राइज द अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी तो खुद सोचने में मजबूर हो जाएगी कि ये क्या भाई, ये तो ये सारी डिफेंसेस ले ही नहीं रहा। और इंट्रोड्यूस न्यू इशू ऑफ फैक्ट, एक नया इशू ऑफ फैक्ट भी इंट्रोड्यूस हो सकता है जो कि प्लेंट में लिखा भी नहीं हुआ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं उन इशू ऑफ फैक्ट्स की, जैसे कि फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेशन या फिर पेमेंट वगैरह। ठीक है, उद्धव सिंह वर्सेस माधवराव सिंधिया के केस में कहा था कि सारे जो फैक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं प्लीड करना हमें रिटन स्टेटमेंट में फॉर द डिफेंडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं डिनायल्स की। 3 प्रकार के डिनायल्स होते हैं, स्पेसिफिक, इवेसिव एंड रूल 5 में जो बताया गया है। सो बात करते हैं रूल 3 से, स्पेसिफिक डिनायल। पहला आ गया कि ऑल द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट डिनाइड जनरली। जो जितने भी प्लेंट में एक पैरे होते हैं, हमने डिस्कस किया है ऑर्डर 5 में, आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं कि ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 हमारा कौन सा है, प्लीडिंग्स का, और ऑर्डर 7 है हमारा प्लेंट का। जो भी प्लेंट के पैराग्राफ्स हैं ऑर्डर 7 के, उनको हमने जनरली डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पर जो कंटेंट हम एडमिट ही नहीं कर रहे, डिफेंडेंट एडमिट ही नहीं कर रहा, उनके लिए स्पेसिफिक डिनाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक स्ट्रांगली डिनाई करना है कि नहीं, ये जो पैरा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इससे क्या होता है, कोर्ट को हेल्प होती है टू डिटर्मिन द रियल क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, रूल 4 में हम बात करते हैं इवेसिव डिनायल, जब हम कोई भी बात सीधे मुंह उसका सीधा आंसर नहीं कर रहे, टाल मटोल कर रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड कर रहे हैं किसी भी बात का आंसर देने में, तो उस केस में अगर हम इवेसिव डिनायल नहीं कर रहे तो आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू द पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे कि आप पे किसी पर्सन पे केस था फोर्जरी का, वो उसने किसी ना किसी तरीके से आप पे भी केस कर दिया कि आपने फोर्जरी से जो अमाउंट ली गई थी उसके द्वारा वो अमाउंट को रिसीव किया है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने वो अमाउंट को मैंने तो उसका थोड़ा सा पोर्शन भी नहीं, कांट एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट, या फिर और सर्कमस्टांसेस वो बयान करने हैं। ठीक है, ये होता है मतलब इवेसिव डिनाइल की एक एग्जांपल से आपको आई होप समझ आ गया होगा। सो रूल 5 में हम बात करने जा रहे हैं। अब एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्पेसिफिक डिनाइल, एक कर लिया हमने इवेसिव डिनाइल। अब रूल 5 बात करता है जब रिटन स्टेटमेंट में ना ही तो डिनाइल किया हो डिफेंडेंट ने, हमने ना ही एडमिट किया हो कोई पॉइंट, तो क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट समझेगा कि हमने वो एडमिट कर लिया है बाय द डिफेंडेंट, पर इसकी एक्सेप्शन है दो। अगर तो डिफेंडेंट डिसेबल है तो कोर्ट ये नहीं समझेगा, या फिर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ नो फाइल रिटन स्टेटमेंट। अगर डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट ही फाइल नहीं की तो कोर्ट गिव जजमेंट, पर इसकी भी 2 एक्सेप्शंस है, डिसेबिलिटी एंड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एंड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट सच फैक्ट मस्ट बी डिनाइड और एडमिटेड स्पेसिफिकली। तीसरी बात हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। हमने भाई दोनों पॉइंट्स में देखा कि एक्सेप्शन है, एक तो डिसेबिलिटी, एक है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये क्या भाई होता क्या है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट? जनरल मीनिंग तो यही है, कोर्ट अपनी मर्जी से देखेगा, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस से देखेगा कि क्या हम अलाउ करें क्या ना। ठीक है, पर कोर्ट ने एक और पॉइंट भी कंसीडर करना है कि क्या डिफेंडेंट को प्लीडर उसने एंगेज किया है कि नहीं, क्या उसने कोई प्लीडर को अपना केस डिफेंड करने के लिए कहा भी है कि नहीं, अपॉइंट किया है कि नहीं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट एज वेल एज डिक्रीज।
डेट भी मेंशन करें उसमें। सो गाइज ये था हमारा ऑर्डर 8 जिसमें हमने डिस्कस किया है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, उन दोनों का मीनिंग, काइंड्स एज वेल एज डिफरेंस इन दोनों में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।